मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबका दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में अभिनंदन है। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे ठोसों में विद्युत का चालन, और जो ठोसों में विद्युत का चलन था उसके हमने 3 प्रकार पढ़े थे, चालक, कुचालक और अर्धचालक। फिर उन तीनों को हमने बैंड सिद्धांत के आधार पर उनकी व्याख्या की थी। जो आज की क्लास है, इस क्लास में हम पढ़ेंगे अर्धचालकों में विद्युत का चालन, कि जो अर्धचालक होते हैं उन अर्धचालकों में विद्युत का चालन किस प्रकार से होता है, उनके बारे में आज हम बातें करेंगे। तो मुख्यतः जो अर्धचालक हैं वह अर्धचालकों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं शुद्ध अर्धचालक और एक होता है अशुद्ध अर्धचालक। देखो, शुद्ध अर्धचालक होते हैं उनको हम नेज अर्धचालक भी बोलते हैं, और एक होता है अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक में हम ऐसे कहते हैं कि जो भी आपके पास में शुद्ध अर्धचालक है, शुद्ध अर्धचालक में ये कह सकते हैं कि ऐसे अर्धचालक जिनको ताप के द्वारा, जिन पर हम किसी प्रकार का ताप देते हैं, ताप देने के कारण उनके मध्य पाए जाने वाला जो सहसंयोजक बंध होता है, सहसंयोजक बंध अपघटित हो जाता है, और अपघटित होने से उनमें जो होने वाला चालन होता है उनको बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक। और अशुद्ध अर्धचालक होता है कि जो भी आपके पास में चालक होते हैं, यदि उनमें हम किसी प्रकार के अशुद्धि मिला जाते हैं और अशुद्धि मिलाने के कारण उनमें जो चालन होता है उनको बोलते हैं अशुद्ध अर्धचालक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है अर्धचालकों में विद्युत का चालन। कि हम बात करेंगे अर्धचालकों में विद्युत का चालन। अर्धचालकों में जो विद्युत का चालन है, इन अर्धचालकों के विद्युत को चालन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। अर्धचालकों में विद्युत के चालन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है शुद्ध या नेज अर्धचालक और दूसरा होता है अशुद्ध अर्धचालक। तो हमें फर्स्ट की बात करनी है, दोनों के नाम लिखते हैं पहले कि शुद्ध, इसको हमें शुद्ध अर्धचालक भी बोल सकते हैं, या इसका दूसरा नाम ये लिख सकते हैं, या नेज अर्धचालक। तो फर्स्ट होता है आपका शुद्ध या नेज अर्धचालक, और जो आपका सेकंड टाइप्स होता है वह हो सकता है अशुद्ध, बोलते हैं उसको अशुद्ध या डोपिंग, अशुद्ध या डोपिंग अर्धचालक। अर्धचालक ये 2 टाइप्स हैं, एक तो है शुद्ध या नेज अर्धचालक, एक है अशुद्ध या डोपिंग अर्धचालक। अब हमें शुद्ध और अशुद्ध के बारे में हमें देखना है किस प्रकार के अर्धचालक हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुद्ध या नेज अर्धचालक में। तो शुद्ध या नेज अर्धचालक की हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि शुद्ध क्या होते हैं कि ऐसे अर्धचालक जिनमें यदि आपके पास में कोई यौगिक है और वह ताप के द्वारा उसका सहसंयोजक बंध टूट जाता है, और ताप के द्वारा सहसंयोजक बंध टूटने के कारण उनके मध्य जो चालन की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं शुद्ध या नेज अर्धचालक। तो इसके बारे में हम देखना है कि शुद्ध अर्धचालक की हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे देखना है शुद्ध या नेज अर्धचालक। अब शुद्ध या नेज अर्धचालक हैं, इसके बारे में हम लिखे तो हम ऐसा लिखेंगे, ऐसे अर्धचालक जिनमें ताप के द्वारा सहसंयोजक बंध, कि ऐसे अर्धचालक जिनमें ताप के द्वारा सहसंयोजक बंध टूटने से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन, कि ऐसे अर्धचालक जिनमें ताप के द्वारा सहसंयोजक बंध टूटने से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन पलायन करने से उत्पन्न हुआ चालन नेज अर्ध चालक
कहलाता है। यानी आपके पास में जो अर्धचालक हैं, यदि उनको आप ताप देते हो और ताप के द्वारा उनके मध्य पाया जाने वाला सहसंयोजक बंध क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। यदि सहसंयोजक बंध अपघटित होता है तो उससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, और इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन का पलायन होता है या गति होती है, पलायन बोल सकते हो आप, इसको गति बोल सकते हो, जिसके कारण उत्पन्न होने वाला जो चालन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेज अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? नेज अर्धचालक। यदि किसी प्रकार के अर्धचालक हैं और उन अर्धचालकों में को यदि आप किसी प्रकार से ताप देते हो और ताप देने के कारण उनके मध्य पाया जाने वाला जो सहसंयोजक बंध है वे क्या होता है? अपघटित हो जाता है। सहसंयोजक बंध अपघटित होने के कारण उससे क्या मुक्त होते हैं? इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर क्या करते हैं? गति करते हैं, उनका पलायन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो उनसे उत्पन्न होने वाले चालन को हम कौन से चालन कहते हैं? नेज अर्धचालक कहते हैं। कौन से अर्धचालक कहते हैं? नेज अर्धचालक कहते हैं। इनके बाद में जो नेज अर्धचालक होते हैं, नेज अर्धचालक के बाद में नंबर 2 आते हैं, उनको हम बोलते हैं अशुद्ध या डोपिंग अर्धचालक। नंबर 2 अशुद्ध या डोपिंग अर्धचालक। अब देखो अशुद्ध या डोपिंग अर्धचालक की बात करते हैं। यहां पे आपको क्या दे रखा है? अशुद्ध दे रखा है, यानी डोपिंग दे रखा है। अशुद्ध या डोपिंग अर्धचालक क्या होते हैं? इनके बारे में कहे तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि यदि आपके पास में कि हम कह सकते ऐसे अर्धचालक जिनमें किसी अन्य प्रकार की अशुद्धि मिला दी जाती है, और अशुद्धि मिलाने के कारण उनके इलेक्ट्रॉनों से उत्पन्न होने वाला जो चालन होता है उसको क्या कहते हैं? अशुद्ध या डोपिंग अर्धचालक कहते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे अर्धचालक जिनमें किसी अन्य पदार्थ की अशुद्धि, ऐसे अर्धचालक जिनमें किसी अन्य पदार्थ की अशुद्धि मिलाने से विद्युत का चालन होता है, उन्हें अशुद्ध या डोपिंग अर्धचालक कहते हैं। यानी आपके पास में जो अर्धचालक है उसमें यदि आप किसी अन्य प्रकार का जो पदार्थ है उनकी क्या मिला देते हो? अशुद्धि मिला देते हो, और अन्य प्रकार के पदार्थ की अशुद्धि मिलाने के कारण जो उनमें विद्युत का चालन होता है उनको हम अशुद्ध या डोपिंग अर्धचालक कहते हैं। अब अशुद्ध या डोपिंग अर्धचालक हैं, इन अर्धचालकों को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। और यदि इन दोनों भागों की हम बात करेंगे भाई किस टाइप से उनके दोनों के वर्गीकरण किया गया है, तो उनके बारे में हम देखते हैं कि अशुद्ध या डोपिंग अर्धचालक हैं, उनमें एक तो होते हैं आपके पास में n प्रकार के अर्धचालक और दूसरे होते हैं p प्रकार के अर्धचालक। एक तो n प्रकार के अर्धचालक की संख्या है और एक ऐसे p प्रकार के अर्धचालक। तो जो आपके पास में अशुद्ध या डोपिंग अर्धचालक हैं इनके पुनः कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट। तो आप इसमें यह लिख सकते हो, अशुद्धि मिलाने के आधार पर इन्हें पुनः 2 भागों में बांटा गया है। अशुद्धि मिलाने के आधार पर इन्हें पुनः कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। अब 2 भागों में जो इनके 2 अलग अलग पार्ट हैं उन दोनों पार्टों की हमें बात करनी है। तो फर्स्ट पार्ट तो होता है n प्रकार के अर्धचालक, n प्रकार के अर्धचालक, या इनको बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि वाले अर्धचालक। या तो इनको बोलेंगे n प्रकार के अर्धचालक या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि वाले अर्धचालक। और नंबर 2 होते हैं p प्रकार के
अर्धचालक। अब इसका दूसरा नाम है पी प्रकार के अर्धचालक, और जो पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं इनको बोलते हैं या दूसरे रूप में इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि वाले अर्धचालक, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि वाले अर्धचालक। तो ये अशुद्धि या डोपिंग अर्धचालक है दो टाइप से, एक तो एन प्रकार के अर्धचालक है और एक पी प्रकार के अर्धचालक है। एन प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं कि ऐसे अर्धचालक जिनमें इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन धनी के लिए हम ये कहते हैं यदि आप जब 14वें वर्ग के तत्व हैं और 14वें वर्ग के तत्वों में 15वें वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिला दी जाती है, 14वें वर्ग के तत्वों में यदि 15वें वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिला दी जाती है, उसके कारण उत्पन्न होने वाला जो चालन होगा उसका टाइप कैसा रहेगा, एन प्रकार का। और यदि आपके पास में 14वें वर्ग के तत्व हैं और 14वें वर्ग के तत्वों में 13वें वर्ग के तत्व मिला दिए जाते हैं, उनके कारण जो उत्पन्न होने वाले अर्धचालक होते हैं वो होते हैं पी प्रकार के। तो इन दोनों के बारे में हमें देखना है कि एन प्रकार में तो होता है कि इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि, और इसमें कौन होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून। तो यहाँ पे दोनों के बारे में देखना है। तो 14वें वर्ग में यदि आप 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाते हैं तो एन प्रकार के, और यदि 14वें वर्ग के तत्वों में 13वें वर्ग के तत्व मिलाते हैं तो पी प्रकार के। तो इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे अब। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनमें कि एन प्रकार के अर्धचालक या इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि वाले अर्धचालक, तो इनके बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए नंबर फर्स्ट है एन प्रकार के अर्धचालक। एन प्रकार के जो अर्धचालक हैं इसमें हम ये कहेंगे जब 14वें वर्ग के तत्वों में 15वें वर्ग के तत्वों की, जब 14वें वर्ग के तत्वों में 15वें वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है, अशुद्धि मिलाई जाती है, जब 14वें वर्ग के तत्वों में 15वें वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है तो उनसे उत्पन्न अर्धचालक, तो उनसे उत्पन्न अर्धचालक एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे 14वें वर्ग के तत्व, और यहाँ पे कौन से वर्ग के तत्व हैं, 15वें वर्ग के तत्व है। तो 14वें वर्ग और 15वें वर्ग के तत्वों की यदि हम बात करेंगे तो जो आपके पास में 14वें वर्ग के तत्व हैं उनमें आपको किस प्रकार के तत्व मिलाने हैं, 15वें वर्ग के तत्व मिलाने हैं। तो जैसे आपके पास में 14वें वर्ग का तत्व है सिलिकॉन, ऐसा ही है, और 15वें वर्ग का तत्व कौन सा है, फास्फोरस है। तो अब के सीताजी सुनो प्रभु और नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब विकारी, यही तत्व हैं। अब यहाँ पे जो 14वें वर्ग के तत्व हैं, अब 14वें तत्व में कौन, यहाँ पे कौन आता है, सिलिकॉन, और यहाँ पे कौन आता है, फास्फोरस। तो अब इसमें देखो कि जो 14वें वर्ग के तत्व होते हैं इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 15वें वर्ग के जो तत्व हैं इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों की हम बात करते हैं कि भाई ये दोनों आपस में मिलते हैं तो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि 14वें वर्ग के तत्वों के बारे में। जैसे आपको यहाँ पे ये देखना है कि 14वें और 15वें वर्ग के तत्वों का मिलान करना है। एक संरचना बना देता हूँ पहले। ये सिलिकॉन दर्शा दिया आपने इस प्रकार से, यहां पे क्या दर्शा दो आप, फास्फोरस दर्शा दो। अब इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे,
तो इनको आपको इस टाइप में बनाना है कि प्रत्येक के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, और चारों इलेक्ट्रॉनों को आपको क्या करना है, संयुक्त करना है। तो देखो सबसे पहले जैसे आप इनको चारों के बारे में बात करोगे, भाई इस प्रकार से ये आपस में बंधे हुए हैं, ये दोनों आपस में जुड़े हुए रहेंगे, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये इसी प्रकार से क्या रहेंगे, एक दूसरे से संयुक्त रहेंगे। लेकिन यहाँ पे विशेष तौर से जो बात है वह है 14वें और 15वें वृक्क की। अब यहाँ पे देखना कि यह फास्फोरस है, इसके बाह्यतम कोश में कितने 5 इलेक्ट्रॉन है। एक तो चलो इस प्रकार से, दूसरा इस प्रकार से, तीसरा इस प्रकार से और चौथा इस प्रकार से। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचता है, 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, और जो 1 इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होने वाली जो अशुद्धि है वे क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि कहलाएगी। और उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कह लेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5, यहाँ पे कितने हैं, 4। तो ये चारों आपस में बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं, जबकि ये आपने अशुद्धि मिलाई तो यहाँ पे क्या आ गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गया। क्या आ गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं लिखने के तरीके में कि जो आपके पास में ऐसा ही है, यानी सिलिकॉन है वे चतुर्थ संयोजित तत्व हैं, जबकि जो फास्फोरस है वे कैसा है, पंच संयोजित तत्व है। तो आप इसमें ऐसा लिखोगे, जब SI चतुर्थ संयोजी तत्व में फास्फोरस पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है। जब ऐसा ये चतुर्थ संयोजित तत्व है और इन चतुर्थ संयोजित तत्वों में फास्फोरस जो पंच संयोजित तत्व है उसकी अशुद्धि मिलाई जाती है। यदि इन दोनों के आपस में अशुद्धि मिला दी जाती है तो मिलाने के कारण मिलाई जाती हैं तो फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ सह संयोजी बंध बना लेते हैं। यानी जो इस फास्फोरस के 4 है, 1, 2, 3 और 4 है, वे सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में कौन सा बंध बना लेते हैं, सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। अब यदि ये सहसंयोजी बंध आपस में बना लेते हैं तो सहसंयोजी बंध बनाने के बाद में इसमें बचता क्या है, वे लाइन लिख लो कि परंतु इसमें एक क्या हो जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, परंतु एक मुक्त इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, परंतु एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रह जाता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रह जाता है। अब यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त बचा का नहीं बचा, अब 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त बचा है तो मुक्त बचने के कारण इसमें विद्युत का क्या होगा, चलन, परंतु 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है जिसके कारण इसमें विद्युत का चालन होता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी थी कि जिसके कारण इसमें चालन होता है। तो देखो कि n प्रकार के अर्धचालक हैं, जब इनमें 14वें वृक्क के तत्व जो सिलिकॉन है वे 14वें वृक्क का तत्व है, इसमें 15वें वृक्क के तत्वों की अशुद्धि मिला दी, यानी फास्फोरस की अशुद्धि मिला दी। अब फास्फोरस की आपने अशुद्धि मिलाई तो अशुद्धि मिलाने के कारण क्या हुआ कि जो फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन है वे सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में कौन सा बंध बना लिया, सहसंयोजी बंध बना लिया। अब इसमें बचा है क्या, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बचा, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन बचा है जिसके कारण इनमें क्या होगा, विद्युत का चालन होगा। तो इस प्रकार के जो चालक होंगे उनको n प्रकार के अर्धचालक
पढ़ेंगे। कौन से दें? अब जो n प्रकार के अर्धचालक हैं उनके बाद में जो अगले अर्धचालक होते हैं वे होते हैं p प्रकार के अर्धचालक। कैसे अर्धचालक होते हैं? p प्रकार के। तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि n प्रकार के अर्धचालकों में के जो 14वें वर्ग के तत्व हैं उनमें कौन से वर्ग के तत्व मिलाए जाते हैं? 15वें वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है। यदि 14वें वर्ग के तत्वों में 15वें वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिलाते हैं तो यहाँ पे ये 14वें वर्ग के तत्व थे, इनमें आपने 15वें वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिला दी और इसके कारण जो उत्पन्न होने वाले अर्धचालक है उनको n प्रकार के अर्धचालक या इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि वाले अर्धचालकों की संख्या हमें देते हैं। तो ये चीज़ हमें पूर्ण रूप से क्लियर होनी चाहिए, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए। अब अगला जो है वह है आपके पास में p प्रकार के अर्धचालक या इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि वाले अर्धचालक, उनकी हम बात करते हैं। अब p प्रकार के अर्धचालक या इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि वाले अर्धचालक। नंबर 2, p प्रकार कि p प्रकार के अर्धचालक क्या है। सबसे पहले हम p प्रकार के अर्धचालकों की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि जब 14वें वर्ग के तत्वों में 13वें वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिला दी जाती है, जब 14वें वर्ग के तत्वों में 13वें वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है, उनके कारण उत्पन्न होने वाले जो अर्धचालक है उनको कौन से अर्धचालक बोलते हैं? p प्रकार के अर्धचालक बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि वाले अर्धचालक बोलते हैं। अब 14वें वर्ग के तत्व, जैसे आपने कहा सिलिकॉन 14वें वर्ग का तत्व है। अब 13वें वर्ग का तत्व कौन सा है? जैसे बोरॉन है, तो उसमें आपने क्या मिला दिया? बोरॉन मिला दिया, उसके कारण उत्पन्न होने वाली अशुद्धि कैसी रहेगी? p प्रकार की। तो हम ये कहेंगे कि 14वें वर्ग के तत्व होते हैं चतुस्संयोजी होते हैं, जबकि 13वें वर्ग के तत्व होते हैं त्रिसंयोजी होते हैं। तो इन दोनों के कारण मिलाने के कारण अशुद्धि होगी वह p प्रकार के अर्धचालकों में मानी जाएगी। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं कि p प्रकार के अर्धचालक। तो देखो p प्रकार के अर्धचालकों में क्या होता है, तो इसमें हम ऐसा कह सकते हैं, जब 14वें वर्ग के तत्वों में 13वें वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है। जब 14वें वर्ग के तत्वों में 13वें वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो आप 14वें वर्ग के तत्वों में कौन से वर्ग के तत्व मिला रहे हो? 13वें वर्ग के मिलाई जाती हैं, तो निर्मित अर्धचालक p प्रकार के अर्धचालक या क्या कह सकते हो इनको? इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि वाले अर्धचालक कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि वाले अर्धचालक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि वाले अर्धचालक हैं। अब इनमें हमें ये ध्यान देना है कि 14वें वर्ग के तत्व हैं, उनमें कौन से वर्ग के तत्व मिलाने हैं? 13वें वर्ग के तत्व। अब 13वें वर्ग के तत्वों की आप अशुद्धि मिलाओगे तो उनमें यदि जो निर्मित होने वाला अर्धचालक होगा उसको p प्रकार के अर्धचालक या इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि वाले अर्धचालक कहेंगे। जैसे हम बात करते हैं, ये 14वें वर्ग का तत्व है सिलिकॉन, ये आपने ले लिया 13वें वर्ग का तत्व है। अब इसके बाद तुम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है,
अब देखो, अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद आयतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या कह सकते हो? 1 2 और ये 3। अब यहाँ पे ये है, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा? छिद्र रहेगा। क्या रहेगा? छिद्र। क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोरोन के बाह्यतम कोश, बोरोन के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगा? छिद्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? छिद्र उत्पन्न हो जाएगा। तो इसमें हम ऐसा कहेंगे कि जो आपके पास में छिद्र रहता है, इन छिद्र के रूप में कह सकते हैं कि यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन दर्शा रहे, तो इसको आप इलेक्ट्रॉन मुक्त भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इलेक्ट्रॉन मुक्त भी कह सकते हो। तो इसमें आप इस प्रकार से लिखोगे कि सबसे पहले ये लिखोगे इसमें, जब सिलिकॉन चतुर्थ संयोजी तत्व में बोरोन त्रिसंयोजी तत्व है। जब सिलिकॉन चतुस्संयोजी तत्व में बोरोन त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है, यदि आप चतुस्संयोजी तत्व में त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाते हो तो बोरोन 3 सिलिकॉन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध बोरोन है वे 3 सिलिकॉन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक लिख लेना आप यहाँ पे, संयोजी की जगह सहसंयोजक एक ही, तो सहसंयोजक बंध बनाता है। अब यदि आप ये देखो कि भाई ये बोरोन था, तो 1 2 और 3 यानी इन दोनों के मध्य सहसंयोजक बंध है, इन दोनों के मध्य सहसंयोजक बंध है, इन दोनों के मध्य सहसंयोजक, तो बोरोन ने कुल मिलाकर कितने बंध बनाए? 3 सहसंयोजक बंध बनाए। और 3 सहसंयोजक बंध क्यों बनाए? क्योंकि बोरोन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3, और सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में कितने? 4। तो बोरोन के बाह्यतम कोश में 3 है, तो वह 3 इलेक्ट्रॉनों को और ग्रहण करेगा, तो 3 सहसंयोजक बंध बना लेगा। कितने सहसंयोजक बंध बना लेगा? 3 सहसंयोजक बंध बना लेगा। इसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि 3 सहसंयोजक बंध बनाने के बाद क्या कहते हैं? परंतु एक रिक्त, या उसको क्या बोल सकते हैं? छिद्र, रिक्त स्थान बनता है, यानी छिद्र बनता है। एक क्या बनता है? इसमें छिद्र बनता है। यानी जो यहाँ पे रिक्त स्थान बचा उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या रह जाता है? छिद्र रह जाता है। अब यदि यहाँ पे छिद्र बना, तो छिद्र बनने के कारण क्या होगा? छिद्र बनता है जो निकटवर्ती SI परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है। यानी यहाँ पे छिद्र बनेगा तो इसका निकटवर्ती SI परमाणु ये है, इसको ये क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा। क्या देगा? इलेक्ट्रॉन। छिद्र बनता है जो निकटवर्ती SI परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे SI परमाणु पर रिक्ति बन जाती है, जिससे SI परमाणु पर क्या बन जाती है? रिक्ति बन जाती है। और रिक्ति बनने की सहायता से इसमें क्या होता है? रिक्ति बन जाती है, जिसकी सहायता से विद्युत का चालन होता है, जिसकी सहायता से विद्युत का चालन होता है। तो इस प्रकार से ये पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जब 14वें वर्ग के तत्वों में 13वें वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो निर्मित होने वाले जो भी अर्धचालक होते हैं, उन अर्धचालकों को हम पी प्रकार के अर्धचालकों की श्रेणी में मानते हैं। और पी प्रकार के अर्धचालकों हम ये कहते हैं कि यदि आपके पास में सिलिकॉन चतुस्संयोजी तत्व हैं और उसमें बोरोन त्रिसंयोजी तत्व हैं, यदि चतुस्संयोजी तत्वों में एक त्रिसंयोजी तत्व मिला दिया जाता है, तो सिलिकॉन जो बोरोन के 3
परमाणु सिलिकॉन के 3 परमाणुओं के साथ में 3 सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, 1, 2 और 3। अब सहसंयोजक बंध बनाने के बाद में इसमें एक क्या बन जाती है, रिक्ति बन जाती है। ये रिक्ति जो निकटवर्ती सिलिकॉन होता है उसको क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, और इलेक्ट्रॉन देने के कारण इस परमाणु में जो रिक्ति बनती है वह रिक्ति की सहायता से ये विद्युत का क्या करता है, चालन करता है, और विद्युत का चालन करेगा तो इस प्रकार के अर्धचालकों को हम पी प्रकार के अर्धचालकों की श्रेणी में मानते हैं। तो ये होते हैं आपके अर्धचालक, यानी एन प्रकार के और पी प्रकार के, शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक। यानी अर्धचालकों में चालन की बात कर रहे हैं तो ये इस प्रकार से अर्धचालकों में चालन होता है। और यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आ गएगा। इसका ढंग से आपको नोट्स बनाने हैं, और यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और ये आपके लिए जितनी भी क्लास आ रही है वह लगातार हैं। और 16 तारीख को मैथ्स की लाइव क्लास है, उसमें 12th क्लास के जितने भी बच्चे हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लें और अपनी जो भी समस्या हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछें। धन्यवाद।